में कितने प्रकार के राज्य पढ़े थे? 4 प्रकार के। एक पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वैसा प्राधिकरण जो किसके अंतर्गत आता हो? संघ सरकार के अंतर्गत आता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? राज्य मानेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब तुम्हारा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा था, अब तुम सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दौड़ रहे थे कि मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो गया। तो मौलिक अधिकार तो न्यायालय में परिवर्तनीय है, वहां पे तुम जा सकते हो, लेकिन क्या क्वेश्चन ये आएगा तुमसे कि क्या जो राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत है यानी डीपीएसपी है, वो न्यायालय में परिवर्तनीय है कि नहीं है? तो कभी भी मत मारना कि हाँ है। राज्य जो है यानी आर्टिकल 36 वाला जो राज्य है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि राज्य यदि कोई ऐसा कानून बना रहा है और तुमको यदि लग रहा है कि ये मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, और यदि वो समाज के आर्थिक नीति हो, सामाजिक नीति हो, राजनीतिक नीति हो, और यदि राज्य कोई ऐसा कानून बना रहा है, तब वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा। तब तुम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम ये कह सकते हो कि शराब पीना हम मेरा अधिकार है, हम पी के मर जाए या जिंदा रहे उससे तुमको क्या है, लेकिन बिहार में तो शराबबंदी है ना। अब ऐसा कह सकते हो कि मैं मरूं या मैं जिंदा रहूं, मेरा मन है, मेरा अधिकार है। नहीं, सरकार कभी भी शराबबंदी पे रोक लगा सकती है, क्योंकि ये समाज के हित के लिए है, और समाज के हित के लिए यदि सरकार ऐसा करती है और यदि तुम उस चीज को समझते हो कि मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो तुम गलत हो। न्यायालय भी मारेगा तुमको और पुलिस भी मारेगा तुमको। तो ये जो है वो परिवर्तनीय नहीं है। फॉर एग्जाम्पल राज्य यदि महिलाओं के लिए कुछ करती है, जैसे सुना होगा कि यदि कोई लड़की ग्रेजुएशन फर्स्ट करती है तो उसको 50,000 रुपया मिलता है। लड़का भी तो फर्स्ट डिवीजन करता है, तो उसको क्यों नहीं मिलता है? अब तो तुमको ऐसा लग सकता है कि मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, यहाँ समानता का हनन हो रहा है। हम बताए थे ना, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। तुमको लग सकता है कि लड़की को 50,000 सरकार दे रही है, हमको क्यों नहीं दे रही है 50,000 सरकार? हम भी तो फर्स्ट डिवीजन किए हैं, ये मेरे मौलिक अधिकार का हनन हुआ। तुमको ऐसा लग सकता है, अब बिल्कुल जायज भी है, लग भी सकता है और लगेगा भी। अब यदि तुम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाते हो कि राज्य लड़की को 50,000 दे रहा है, हमको 50,000 नहीं दे रहा है, ये मेरे मौलिक अधिकार का हनन है, तो बेटा ये तुम गलत हो। न्यायालय राज्य के द्वारा जो भी समाज हित में हो, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे वृद्धों के लिए हो, यदि उसके लिए कोई अलग से कुछ लाता है और तुमको लगता है कि उसको मिल रहा है, हमको क्यों नहीं मिल रहा है, तो वो तुम्हारे मौलिक अधिकार का हनन नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पे भेदभाव जो हो रहा है वो तार्किक हो रहा है, न्याय संगत हो रहा है। तुम कमा सकते हो लेकिन बूढ़ा आदमी नहीं कमा सकता है, 80 साल का बूढ़ा आदमी। और यदि उसको सरकार प्रत्येक महीना 500 रुपया या 1000 रुपया देता है, वृद्धा पेंशन का नाम सुने हो ना, यदि सरकार देता है और तुमको नहीं देता है, तो ये कभी भी मत समझना कि तुम्हारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। और ये डीपीएसपी में सारा कुछ आता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या राज्य का जो नीति निदेशक सिद्धांत है न्यायालय में परिवर्तनीय है, तो कभी भी मत मारना हाँ, कभी भी नहीं है, ये है ही नहीं न्यायालय में परिवर्तन। संविधान सभा में हल्ला उठा, संविधान सभा में बोला कि जब मौलिक अधिकार में तुम न्यायालय भेज सकते हो और राज्य यदि तानाशाही हो गया तो, क्योंकि तुम तो इसको बोले हो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएगा ही नहीं, तो राज्य तानाशाही हो सकता है ना। और राज्य का मतलब यही चारों, तानाशाही हो सकता है। बोला कैसे होगा तानाशाही? अंबेडकर तुरंत खड़ा हो गए। और हम बताए हैं कि भारत के इतिहास में संविधान सभा में अंबेडकर एक ऐसा व्यक्ति था जिसके तर्क को काटना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। उनके तर्क को तुम काट ही नहीं सकते हो। इतना सुंदर सा एक उदाहरण देते थे वो कि तुम उनके तर्क को काट ही नहीं सकते हो। संविधान का जनक बोला जाता है, पिता बोला जाता है उनको। और वैसा व्यक्ति खड़ा हुआ, बोला कि नहीं, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। संविधान सभा में हल्ला हुआ, बोला क्यों नहीं है, बताओ हमको क्यों नहीं है। बोला राज्य को कौन चुनता है?
जनता चुनती है। और राज्य कितने साल के लिए बन रहा है? 5 साल के लिए बन रहा है। राज्य एक बार ठग सकता है, दोबारा ठग नहीं सकता, क्योंकि राज्य अपने मन से नहीं बनता है। विधायक क्या अपने मन से विधायक बन जाता है? संसद क्या अपने मन से संसद बन जाता है? तुम्हारे एरिया का मुखिया क्या तो अपने मन से बन जाता है? इवन वार्ड मेंबर भी जो बनता है वो भी चुनाव के तहत बनता है, और चुनाव में वोट कौन गिराता है? जनता। यदि जनता का हित नहीं करेगा अपने आप उसको हटा देगा। क्यों ज्यादा बर्डन दे रहे हो न्यायालय में? राज्य अच्छा काम नहीं कर रहा है, राज्य को हटा दो, क्योंकि राज्य 5 साल के लिए ही कुछ कर सकता है, उससे ज्यादा के लिए नहीं कर सकता। 5 साल क्या, उससे पहले भी ज्यादा तानाशाही करेगा। ये तो लोकतंत्र है। यदि लोग रोड पे उतर गया तो किसी का नहीं होता है, सिंहासन खाली करना पड़ता है। और याद करो जेपी आंदोलन को, जयप्रकाश नारायण वाला, सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। यही नारा से पटना से दिल्ली निकला था। तो ये इमरजेंसी का दौर था। तो कोई भी सरकार तानाशाह नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोकतंत्र है। और भारत जैसा लोकतंत्र विश्व में कहीं कहीं होता है। इतने बड़े हम लोग लोकतांत्रिक देश है, हमारा संविधान इतना अच्छा है। भले हम लोग आजकल लगता है कि हमारा पार्टी ये, हमारा पार्टी वो, हमारा पार्टी नहीं, गलत है। हमारे यहाँ जितना फ्रीडम मिला हुआ है, और शायद ही किसी देश के लोगों को, हम लोग को भाग्यशाली समझना चाहिए कि हम लोग भारत में जन्म लिए हैं। और ऐसे भी कहा जाता है कि विश्व के 2 देश का लोग को ऑलवेज अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि उस देश में उसका जन्म हुआ, एक भारत और दूसरा अमेरिका। क्योंकि तुम्हारे जितना फ्रीडम न शायद किसी देश में है। एगो नॉर्थ कोरिया का नाम सुना होगा, मोटका किम जोंग, लगता है डोसा खाते रहता है ऑल टाइम, मार देगा। यदि तुम इसके पीठों पीछे बोल दिए ना कि पगला है, तो ऐसा पगलाएगा वो कि तुमको मार देगा। यहाँ तो तुम गाली गलोच तो छोड़ो, यहाँ तो थप्पड़ों मार देते हो तुम, यहाँ थप्पड़ों मार देते हो। तुमसे ज्यादा फ्रीडम किस देश में मिल रहा है? तो ये कभी भी मत समझना कि राज्य ये जो है वो न्यायालय में परिवर्तनीय क्यों नहीं है। कारण यही है। और अंबेडकर जब ये तर्क दिया तो सारा संविधान सभा चुप हो गया। बोले ना अभी उनके तर्क को काटना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इतना तगड़ा तगड़ा तर्क देते थे वो। क्लियर है? आर्टिकल 36। तो आर्टिकल 36 क्या बताता है? राज्य की परिभाषा। और राज्य की परिभाषा में राज्य जो वही है जो किसके अंतर्गत आता था? आर्टिकल 12 के तहत आता था। और उसमें हम कितने प्रकार के राज्य पढ़े? 4। पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा जो सरकार के अंतर्गत आता। इसका मतलब ही है कि राज्य को जन कल्याणकारी बनाना है, वेलफेयर स्टेट बनाना है हमको, जो जन के कल्याण के लिए सोचे। और राज्य जन कल्याणकारी राज्य का निर्माण करेगा। क्लियर है? अब लिखो आर्टिकल 37, आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 देखना, राज्य के नीति निदेशक, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी के प्रकृति डीपीएसपी के प्रकृति, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के प्रकृति। और इसमें लिखना प्रकृति में ऐसे करके एरो देके लिखना आर्टिकल, लिखो आर्टिकल 37 के अनुसार, आर्टिकल 37 के अनुसार नीति निदेशक तत्व, आर्टिकल 37 के अनुसार नीति निदेशक तत्व न्यायालय में या न्यायालय द्वारा, जैसे लिखना हो, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है।
परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय नहीं है। तथा 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 राज्य के द्वारा विधि विधि तथा तथा नीति बनाने में विधि तथा नीति बनाने में विधि तथा नीति पॉलिसी नीति बनाने में इन्हें लागू करना नीति बनाने में इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य का कर्तव्य होगा। यानी सिंपल सा बात है, तो प्रकृति कैसा हो गया? जन कल्याणकारी हो गया। प्रकृति कैसा हो गया राज्य का? जन कल्याणकारी राज्य। जन कल्याणकारी राज्य यानी साफ साफ कह रहा है आर्टिकल 37 पहला, डीपीएसपी का जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो जन कल्याणकारी राज्य बनाना है। और जब कोई भी सांसद हो, चाहे वो संघ सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो स्थानीय सरकार हो, या वैसा प्राधिकरण जो किसके अंतर्गत आता हो? सरकार के अंतर्गत आता हो, कोई विधि बनाती है, कोई नीति बनाती है, कोई योजना बनाती है, उस विधि में, उस नीति में, उस कानून में, उस योजना में आर्टिकल 36 से लेके 51 तक जो भी है उसको ध्यान में रख के बनाएगी, ताकि हमारा देश जो है, हमारा समाज जो है, वो एक जन कल्याणकारी देश बने, एक जन कल्याणकारी समाज बने। और ये एक नैतिक कर्तव्य है, ये कानूनी कर्तव्य नहीं है, ये एक नैतिक कर्तव्य है राज्य को उसको बनाना। यदि राज्य ऐसा नहीं बनाती है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तो भले नहीं जा सकते हैं, लेकिन 5 साल के बाद उसको बदल तो जरूर सकते हैं, हटा तो सकते हैं। इसलिए सांसद पे, विधायक पे, मुखिया पे, वार्ड मेंबर पे, या कोई भी चीज हो, उसका नैतिक कर्तव्य बनता है कि कोई भी कानून बनाएगा तो समाज हित के लिए कानून बनाएगा, कोई विधि बनाएगा तो समाज हित के लिए, कोई नीति बनाएगा तो समाज के हित के लिए, समाज के अहित के लिए नहीं बना सकता। आर्टिकल 37 वही प्रकृति बताता है, और ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। क्लियर है? कोनो दिक्कत नहीं है। अब यहीं पे नोट देके एक पॉइंट लिख लो, नोट देके एक पॉइंट लिखो, लिखना राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत, नोट दे देना, नोट में लिखो राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत, राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत, राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत 3 विचारधाराओं पर, कितने विचारधाराओं पे? 3 विचारधाराओं पे, 3 विचारधाराओं पे, 3 विचारधाराओं पे नहीं लिखो, से लिखो, 3 विचारधाराओं से संबंधित है, संबंधित है। एक लिखना उदारवादी विचारधारा, पहला लिखना उदारवादी विचारधारा, पहला लिखो उदारवादी विचारधारा। पहला क्या लिखा है? उदारवादी विचारधारा। दूसरा लिखो समाजवादी विचारधारा। एक लिबरल आइडियोलॉजी, एक सोशल आइडियोलॉजी, और तीसरा लिखना गांधीवादी विचारधारा। तीसरा लिखना गांधीवादी विचारधारा।
गांधीवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा। तो हमारा डीपीएसपी कितने आइडियोलॉजी पे काम करता है? 3। पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, और तीसरा कौन सा है? गांधीवादी। ये नहीं जुट रहा था, गांधीवादी विचारधारा नहीं जुट रहा था, पहले यही दूगो था। संविधान सभा में हल्ला हुआ, किसको छोड़ रहे हो तुम? उस आदमी के विचार को छोड़ रहे हो जिसने भारत के लिए क्या नहीं किया। भारत को अहिंसा का मार्ग दिखाया उसने, भारत को आजादी दिलाने में एक अहम योगदान है उस व्यक्ति का, और उसी के विचारधारा को तुम छोड़ रहे हो। उसके विचारधारा को रखो, और हम बताएंगे, आर्टिकल 40 पढ़ाएंगे और भी आर्टिकल पढ़ाएंगे, तो उसमें गांधीवादी विचारधारा है। ग्राम का विकास, पशुपालनों के हत्या पे रोक, ये सब गांधीवादी विचारधारा है। गांधी ने कहा कि भारत की आत्मा तो गांव में वास करती है, तुम शहर शहर बोलते हो। भारत का जो रियल आत्मा है वो गांव में वास करती है। और बोला ऊपर से नीचे मत चलो, ऊपर से नीचे में नीचे वाला छूट जाता है। गांधी जी बोले नीचे से ऊपर चलो, स्टार्ट करो भारत के सबसे कमजोर वर्ग के साथ, उसको पहले उठाओ, उसके बाद उसको, उसके बाद उसको, उसके बाद उसको। लेकिन तुम लोग उठाते हो किसको? जो सबसे बड़ा है, उसी को उठाने में लगे हुए रहते हो, और जो पिछड़ा है वो पिछड़ा ही पिछड़ा रह जाता है। तो हमारा पॉलिसी ऐसा होना चाहिए, जो सबसे ज्यादा पिछड़ा है उसको उठाओ। यही तो गांधीवादी विचारधारा है। और डीपीएसपी में गांधीवादी विचारधारा को भी ऐड किया गया। उदारवादी और समाजवादी में एक अंतर है। उदारवादी विचारधारा में जो केंद्र में होता है वो मनुष्य खुद होता है, वो मनुष्य खुद होता है। सुबह सुबह उठे, चाय पीने का मन है, गए गुमटी पे, चाय पी रहे हो, चाय के साथ सुट्टा लेने का भी आदत है, सुट्टा मार रहे हो, चाय पी रहे हो चुस्की के साथ, बगल में एगो चाचा बैठे हुए हैं, टकाटक नजर तुम्हारे ऊपर ही है चाचा का, क्योंकि तुम 19 साल 20 साल के युवा लड़का हो, चाचा 60-70 साल का है, देख रहा है। तुमने बोला कि क्यों देख रहे हो बे, तुम्हारा बाप का पी रहे हम, तुम क्यों देख रहे हो? ये वाला जो विचारधारा तुम्हारे अंदर उत्पन्न हुई, वही विचारधारा उदारवादी विचारधारा। यहां पे केंद्र में तुम अपने आप को रखे, मेरा मन मैं कुछ भी करूं, मेरा मन मैं पढूं या ना पढूं, मेरा मन मैं खाऊं ना खाऊं, मेरा मन मैं हंसू ना हंसू, मेरा मन मैं सोऊं ना सोऊं, मेरा मन कहीं जाऊं ना जाऊं। हु द हेल आर यू? तुम होते कौन हो हमको कहने वाले? ये विचारधारा जो है, इसी विचारधारा को उदारवादी विचारधारा कहते हैं। और जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो उसमें भी एक होता है लिबरल इकोनॉमिक्स, और जिसको आज हम लोग निजीकरण कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, वो उदारवादी विचारधारा का ही एक रूप है। पहले एक पंखा से लेकर के एक हल्दी बनाने तक का जो कारोबार जब सरकार अपने अंदर रख ले, वो समाजवादी विचारधारा हुआ, वो सोशल इकोनॉमिक्स कहलाता है। लेकिन हल्दी कोई और बना रहा है, मार्कर कोई और बना रहा है, ये माइक्रोफोन कोई और बना रहा है, फैन कोई और बना रहा है, ये बोर्ड कोई और बना रहा है। ये वाला जब इकोनॉमिक्स किसी देश में होता है तो उसको लिबरल इकोनॉमिक्स कहते हैं, और उसी को हम लोग आम बोलचाल भाषा में निजीकरण कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। जब सेंटर में मनुष्य खुद अपने आप को रखे तो वो उदारवादी विचारधारा कहलाया। लेकिन जब सेंटर में मनुष्य खुद नहीं, सेंटर में समाज रहे। तुम अभी हम बोले कि तुम गुमटी पे गए, चाय और सुट्टा मार रहे थे, चाचा तुमको देखे, और चाचा तुमको देखा और बोला, तुमने बोला कि तुम्हारा बाप का पी रहे हैं, हम अपना पी रहे हैं, ये तुम्हारा समाजवाद। लेकिन तुम थोड़ा सा इमेजिन करो कि यही चीज तुम अपने गांव के चौराहे पे कर सकते हो क्या? क्यों? क्योंकि वहां सेंटर में तुम नहीं हो, वहां सेंटर पे तुम्हारा समाज है, तुम्हारा विचार सडन अलग हो गया। लड़की लोग को माँ बाप बड़ा अच्छा से भेजता है कि बेटी जा रही है, बेटी को पढ़ाना है, बढ़िया कुछ करवाना है, ताकि लड़का ढूंढने में हमको दिक्कत ना हो। वो अपने पैर पे खड़ा रहेगी ना तो कुछ कर सकती है। और हम आज नहीं कई बार बोलते हैं,
अब का जो जनरेशन आने वाला है, सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली है वो महिलाओं को, जो महिलाओं अपने पैर पे खड़ा नहीं रहती है। अब वो दिन गया, हमारे पुरखों वाला दिन गया जो महिलाओं को मारा जाता था, महिलाओं को एज ए नौकर की तरह ट्रीट किया जाता है। और देखें हम अपने आंख से, पुरुष प्रधान देश है यहाँ पे, और आज भी गांव की लड़कियां लो जो होती है, जिसका शादी 20 साल 21 साल 22 साल में करवा दिया जाता है, उसका हस्बैंड का ट्रीटमेंट देखना, उसका सास का ससुर का जो ट्रीट होता है उस लड़की के साथ, बड़ी बाहियात होता है। काम करो, ये करो, वो करो। और वही लड़की यदि पढ़ लिख के अपने पैर पे खड़ा रहती ना, तो उसके सामने आंख उठाने का किसी का पावर नहीं रहता, औकात नहीं रहता, चाहे उसका हस्बैंड का, चाहे उसके सास ससुर का। और आज का जो जनरेशन है वो बदल रहा है, और यदि उस केस में महिलाएं कुछ नहीं कर ली तो बड़ा उठी से भेजता है माँ बाप। लेकिन कई लड़की उस चीज को समझती है, और कई लड़की उस चीज को अपना फ्रीडम समझ लेती है, और वही फ्रीडम उसके बाद में उसको बड़ा दिक्कत देता है। दिन भर घूमना, बात करना, रात भर किसी के साथ चलना, और ये चीज उसको अभी नहीं समझ आता, बड़ी मन लगता है उस सबको। उस समझ आता है जब उसका बुला लिया जाता है, उसको बुला, क्योंकि माँ बाप को पता है, लड़की तो छोड़ो, लड़का को जब देख लेता है 5 साल 6 साल कुछ नहीं हो रहा है, तो माँ बाप तंग आ जाके बुला लेता है, बोला आ जाओ तुम मत करो। लड़की को तो वो 5-6 साल नहीं मिलता है, 2 साल 2 साल में कुछ की तो की, नहीं की तो चलो आ जाओ, अब शादी कर देते हैं तुम्हारा। ये खास करके हमारे बिहार यूपी वाले का सोच है, तुम नोटिस करना, ये तुम्हारे गांव में होता हो, तुम्हारे फैमिली में होता होगा ऐसा। बुला लिया जाता है, शादी करवा दिया जाता है, और वही लड़की वही 2 साल घूमने में बर्बाद ना करके वही चीज अच्छा से कर लेती, अपने मनपसंद का लड़का से भी शादी करेगी ना, वो उसको फैमिली भी तक नहीं रोकेगा, क्योंकि वो अपने पैर पे खड़ा है। और यही चीज जो है ना आजकल का जनरेशन समझता नहीं है। वो फ्रीडम जो माँ बाप दिया है, उस फ्रीडम को पता नहीं क्या समझ लेता है लोग, और वही बाद में उसको दिक्कत देता है। और वही 2 साल कोई दिक्कत नहीं है, कोई गंदा चीज नहीं है किसी के साथ रहना, लेकिन प्रायोरिटी जो है वो पढ़ाई को देना चाहिए। तुम भी रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि तुम्हारा लाइफ जो है ना फ्यूचर तक सेट रहेगा, ऐसा सोच होना चाहिए। तो पैर पे हर आदमी को खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज जो है ना, और बड़ा ही गंदा समाज होता है। ये तीखी बात बता रहे हैं, लेकिन सच बात बता रहे हैं। तुमको उठाने वाला 100 में 1-2 मिलेगा, गिराने वाला 98% मिलेगा, ताकि कैसे इसको गिरा दे। हमारा समाज कुछ ऐसा भी है, लेकिन मनुष्य जाति है, समाज के बिना रह नहीं सकते हम लोग। तुमको बोल दे कि जिंदगी भर किसी से बात मत करो, तुम नहीं रह सकते, पागल हो जाओगे। तुमको आदमी चाहिए कोई बात करने वाला, लेकिन हम लोग समझते नहीं उस चीज को, हम लोग इग्नोर करते हैं, अपना टाइम बर्बाद करते हैं, और सोचते हैं कि यही सही है। वो सही मात्र क्षण भर का खुशी है बेटा, ये क्षण भर की खुशी के लिए तुम पूरा जिंदगी को दुख देने वाले हो, लेकिन ये क्षण भर का दुख जो है तुम्हारा जिंदगी भर खुश देगा, ये हम लोग सोच नहीं पाते। और सबसे बड़ा दिक्कत यही पे होता है। इस चीज को हम लोग को सुधारना चाहिए। और हम देखते हैं, कई बार देखते हैं, रोड पे देखते हैं, मोहल्ला में देखते हैं, सब चीज को देखते हैं, और लड़का भी कुछ इसी प्रकार का होता है, उसको बड़ी मन लगता है इस सब चीज में। तो जब केंद्र में समाज हो, तो वो समाज वाला जो विचारधारा है वो कौन सा विचारधारा कहलाता है? समाजवादी। और जब केंद्र में मनुष्य अपने आप को रखता है कि मेरा मन है, मैं जो भी कुछ करूं, वो कौन सा विचारधारा कहलाता है? उदारवादी। तो डीपीएसपी में कितने विचारधारा? 3 विचारधारा, पहला, दूसरा और तीसरा गांधीवादी विचारधारा। क्लियर है? कोनो दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है पूरा? अब लिखना, तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है तीनों से कि डीपीएसपी कितने विचारधाराओं में है। ऑप्शन ए में दे देगा उदारवादी, ऑप्शन बी में दे देगा समाजवादी, ऑप्शन सी में दे देगा गांधीवादी, और ऑप्शन डी में दे देगा इनमें से सभी। तो क्या मारोगे? इनमें से सभी। क्वेश्चन बन गया। ऐसे ही तो बनाता है एग्जामिनर क्वेश्चन, और ऐसे ही हम लोग को पढ़ना है, और ऐसे ही हम लोग को सोच रखना है कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बना सकता है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सर्दी हो गया बहुत ज्यादा। आगे लिखो, आर्टिकल 38।
आर्टिकल है 38, लिखना राज्य का यह कर्तव्य होगा, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि राज्य आय की असमानता में कमी लाए, कि राज्य आय पैसा आय की असमानता में कमी लाए, कोमा प्रतिष्ठा की असमानता को कमी करे, प्रतिष्ठा की असमानता को कमी करे, प्रतिष्ठा की असमानता को कमी करे, तथा अवसर की असमानता को कमी करे, अवसर की असमानता को कमी करे। आय पैसा, अभी हम बताएं कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। इफ यू हैव मनी देन यू आर सक्सेस, इफ यू हैव नॉट यू आर अनदर सक्सेस। कोई इज्जत नहीं है तुम्हारा समाज में, इवन फैमिली में। यदि तुम्हारा पॉकेट गर्म है तो समाज में तुमको इज्जत। हम बार बार बोलते हैं तुम पैसा के पीछे दौड़ो, दुनिया तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। तुम दुनिया के पीछे दौड़ोगे तो दुनिया तुमसे भागेगी। हर आदमी को, और हम बताएं एज जो होता है ना वो 20 से लेकर के और 30 साल तक का जो एज होता है ना, चाहे बॉयज हो या गर्ल हो, लड़की को तो और कम समझना चाहिए, मैक्सिमम 25 तक समझना चाहिए, और लड़का 5 साल और लेके जा सकता है। क्योंकि अब का जनरेशन ये भी हो गया है कि डजंट मैटर कि तुम्हारे पिताजी कितने बड़े जमींदार हैं, मैटर ये रखता है कोई भी अच्छा फैमिली वाला लड़की तभी तुमको देगा तुम क्या करते हो ये देख करके। क्या पता साला नशेरी निकल गया तो जितना बापों का जमीन है सब बेच बेच के पी लेगा। तो बाप जो अपनी बेटी को देता है तो बड़ी सोच समझ के देता है। और ये जो एज है 10 साल का, ये एज गोल्डन एज कहलाता है हम लोग का। इसी एज में हमारा भविष्य तय होता है कि हम ऊपर जाएंगे या हम नीचे जाएंगे। और जिसने ऊपर बनाने का सोचा वो ऊपर गया, और जिसने ये 10 साल एंजॉय करने का सोचा वो नीचे गया। लड़की को हम बोला है, लड़की को मात्र 5 साल और 5 साल काहे कि हार्डली 25 साल तक उसका शादी हो जाता है। हाँ, यदि अपने पैर पे खड़ी है तो 30 साल क्या 3200 साल तक ले जा सकती है। लेकिन अपने पैर पे खड़ी नहीं है, अपने फैमिली पे खड़ी है, तो उसका शादी हो जाएगा। तो पैसा बहुत बड़े मायने रखता है, और भारत में पैसा का जो असमानता है ना बहुत ज्यादा है। समाज में एक बहुत पैसा वाला तुम्हारे पड़ोसी बहुत ज्यादा पैसा वाला है और तुमको कुछ नहीं है, तुमसे ऐसा ट्रीट करेगा लगेगा कि तुम उसके यहाँ के नौकर हो। तो पैसा बहुत बड़ा चीज होता है। और राज्य का यह भी कर्तव्य होगा कि भारत में जो आय का असमानता है उसको समाप्त करे, सबको बराबर में लेके आए, ताकि सबको वो प्रतिष्ठा मिले। अभी उसमें प्रतिष्ठा भी लिखा है ना, वो प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार मिले। उसको ऐसा फील ना हो कि हमको गंदे नजर से देख रहा है, हमको गरीब समझ रहा है। और अमीर बनना और गरीब बनना तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। एक बात ध्यान में रख लेना, गरीब जन्म लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब मरना सबसे बड़ी बुरी बात है। तुम डजंट मैटर तुम किस घर में जन्म लिए हो, लेकिन गरीब होके यदि तुम मरे ना तो तुमसे बड़ा दुर्भाग्य लड़का कोई नहीं होगा। कोई ये उठी देता है कि हम गरीब घर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे बहुत गरीब बहुत अमीर बना है, लेकिन उसने उसका सोच बनाया। प्रतिष्ठा
आर्थिक तौर पे तुम मजबूत हो, तुम्हारा प्रतिष्ठा बहुत अच्छा रहेगा, और आर्थिक तौर पे तुम यदि खराब हो, कमजोर हो, तुम्हारा प्रतिष्ठा अच्छा नहीं रहेगा। तो प्रतिष्ठा की भी असमानता को सरकार का कर्तव्य है कम करना। और तीसरा हमने बताया अवसर, अवसर भी तो मिलना चाहिए, और अवसर तुमको देता है। बिहार पुलिस में बैठने का अवसर दे रहा है, दरोगा में बैठने का अवसर दे रहा है, ताकि तुम अच्छे हो, और सबको मिल रहा है। क्या बिहार पुलिस में सिर्फ जनरल वाला बैठेगा? क्या बिहार पुलिस में सिर्फ ओबीसी वाला बैठेगा? क्या एससी बैठेगा? या सिर्फ महिला बैठेगी? या सिर्फ पुरुष बैठेगा? सब कोई बैठेगा। और यही तो अवसर की समानता है, इसी को तो अवसर की असमानता को दूर करना कह सकते हैं हम लोग। तुमको अवसर दे रहा है, और तुमको बनना है, वो तुम्हारे ऊपर डिसाइड करता है। और ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य तुम्हारा है उसको करके दिखाना। और ये तुमको देना वाला जो कर्तव्य है वो राज्य का कर्तव्य होगा। और ये राज्य का कर्तव्य कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 38 बताता है। कोनो दिक्कत है? आज यहीं रोको, कल इससे आगे ले चलेंगे। आज बड़ी बड़ी सीख दिए हैं, आज थोड़ा सोचना मेरे बातों पे और उसको गौर करना। ठीक है? क्लियर है? कोई दिक्कत